नमस्कार मित्रों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालयनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं आज उपस्थित हूं आपके समक्ष नेपाली कांग्रेस की निकटतम महाधिवेशन के संबंध में कुछ विचारों को लेकर। अभी नेपाली कांग्रेस में सभापति कौन बनेगा, इसकी चर्चा जोर पर है और सभापति बनने के लिए कई लोग उत्सुक हैं। लेकिन जो वर्तमान उपसभापति हैं श्री विमलेंद्र निधि, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषणा कर दी है और वो बजाबते अपना ऑफिस काठमांडू में खोलकर उसका उद्घाटन करके और चुनाव प्रचार की तैयारी में लग गए हैं। विमलेंद्र निधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या नेपाली कांग्रेस में विमलेंद्र निधि इस बार सभापति बन पाएंगे और नेपाली कांग्रेस क्या विमलेंद्र निधि के साथ न्याय कर पाएगी? तो विमलेंद्र निधि कौन है? अगर कहा जाए तो मधेश का, तराई का और उससे भी पहले जनकपुर का रहने वाले अब वो राजनीतिक व्यक्तित्व हो चुके हैं। विमलेंद्र निधि की अगर मैं बात करता हूं, विमलेंद्र निधि के बारे में अगर कुछ मैं सोचता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि विमलेंद्र निधि कौन है, कहां से आया है, तो मुझे वह दिन याद आती है जब मैं 8 क्लास में पढ़ रहा था और विमलेंद्र निधि शायद 10 क्लास में थे। जनकपुर सरस्वती स्कूल की बात मैं कर रहा हूं। लोग विमलेंद्र निधि को नहीं जानते थे। इनके पिताजी थे स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि, उनके बारे में सबों को मालूम था। श्री महेंद्र नारायण निधि को निधि जी कहकर बुलाया जाता था, निधि जी। और उस समय वो क्रूर पंचायती शासन, राजा महेंद्र की शासन थी। मुझे याद है जब मैं सरस्वती स्कूल में था तो कुछ दिन बाद जब मैं एडमिशन लिया 8 क्लास में, तो एक जुलूस निकली और जुलूस निकल के सरस्वती स्कूल से लेकर जनकपुर के कॉलेज की ओर जा रही थी और लगभग 1000 छात्र उसमें थे, जिसमें कि आरआर कॉलेज के भी छात्र थे। सभी मिलकर वह जुलूस निकाला था। जुलूस बढ़ते एसपी ऑफिस के करीब पहुंची। हम लोग भी पीछे थे। एसपी ऑफिस के करीब पहुंचकर जब देखते हैं तो आगे से एसपी साहब पूरा दल के साथ जुलूस को घेर लिया। बीच में एक आवाज आती है, यो राजा चोर हो यसलाई बांध्नु पर्छ, यो राजा चोर हो यसलाई बांध्नु पर्छ। जैसे ही ये आवाज बीच से आई तो मुझे लगता है कि शायद कोई तिवारी जी थे या आनंद ढुंगाना थे उस समय। इन लोगों ने, रामचंद्र थे उस समय शायद प्रेसिडेंट, इन लोग आगे आकर चुप। तो किसने यह आवाज लगाई, यह हम लोग खोजते ही रह गए कि ये उस समय राजा महेंद्र का शासन, वो पंचायती शासन, और उसमें ये बोलने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो वो और कोई नहीं था, वह विमलेंद्र निधि था। और जब तक हम लोग आगे पहुंचे कि कौन है, तब तक फिर देखते हैं पीछे से तो एक भी व्यक्ति सामने नहीं था और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। वो देखकर मुझे भी भागना पड़ा और तब तक विमलेंद्र निधि सहित कई लोग एसपी ऑफिस में गिरफ्तार हो चुके थे। तो ये आज से 28-29 साल की बात है उस समय। और उसके बाद जनकपुर में वो आवाज गूंजी कि कौन पकड़ाया, तो विमलेंद्र निधि का नाम नहीं था, वो था कि निधि जी का बेटा गिरफ्तार हो गया। और वो निधि जी का बेटा, चारों तरफ प्रचार हो गया, निधि जी का बेटा गिरफ्तार हुआ और संभवतः विमलेंद्र निधि की यह पहली गिरफ्तारी थी।
जो स्कूल में उसे गिरफ्तार होना पड़ा। उसके बाद जुलूस हट गया, वहाँ से लोग भाग गए, कल होकर क्लास में गए, फिर क्लास देखते हैं सुचारू हो गया। उस समय स्थिति यही थी कि जब उसके लीडर गिरफ्तार हो जाते थे तो हड़ताल बंद हो जाता था। फिर उसके बाद समय बढ़ता गया, तब तक 8 क्लास से 10 क्लास तक हम भी पहुँचे। इस बीच में केवल सुनते रहे कि बिमलेंद्र निधि जेल में है, बिमलेंद्र निधि जेल में है। होते होते 10 कक्षा तक जब मैं पहुंचा तो संजोग बस उनके साथ जेल में जाने का मुझे भी अवसर हुआ, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत यह याद भी है। बाद में पढ़ाई के सिलसिला में जब हम कॉलेज छोड़कर भारत में चले गए, मुजफ्फरपुर पटना होते होते इलाहाबाद में स्टडी कर रहा था इंजीनियरिंग का, तो जब भी हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे उस समय आते थे जनकपुर में, तो पूछते थे कि भाई बिमलेंद्र निधि कहाँ है, तो वो तो जेल में है। तो हमेशा उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, और जेल में लोग जाने नहीं देते थे कि वहाँ पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। तो ये बिमलेंद्र निधि का जेल यात्रा जो वहाँ से शुरू हुआ, वह जेल ही जीवन, इनका नाम पटक के रख दिया गया था। जो पटक पटक, नेपाली में पटक शब्द है, जो पटक पटक बार बार ये जेल जाते हैं। तो इसलिए ये बाद में इनकी पढ़ाई भी कुछ गड़बड़ हुई, वही राजनीति के कारण। फिर धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई अपनी सुधार ली, पढ़ाई सुधार के जो डिग्री प्राप्त की है उसमें आगे बढ़े। लेकिन हुआ यह कि जब ये आगे बढ़ते गए तो पंचायत शासन पद्धति में इस तरह क्रश कर दिया गया कि बिमलेंद्र निधि का नाम भी गुम होने लगा। यहाँ तक कि स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि थे उस समय, महेंद्र नारायण निधि जी को भी देखकर लोग भागने लगता था कि ओहो निधि जी आ रहा है, निधि जी भागो भागो। मुझे भी कई बार झेलना पड़ा न्यू रोड में। फिर लास्ट टाइम की बात जब मैं करूं तो अपने स्वर्गीय निधि जी जब न्यू रोड पहुंचे तो कुछ साथी थे मेरे, और वो सब कहते हैं मिश्रा जी ओ निधि जी आ रहल छित, मैथिली में बोले। तो हम कहें जो ठीक है, सो चलिए न मिलते हैं। हाँ हम नहीं जाएंगे। फिर हम कहें अच्छा 5 मिनट रुकिए, हम आते हैं प्रणाम करके। हम गए, प्रणाम करके आए, और उस समय जो हमारे साथी थे वो जब आए तो हमसे प्रश्न करता है, आज नेता है मेरे मित्र, वो प्रश्न करते हैं कि मिश्रा जी ये निधि जी ये सब कभी अब राजनीति में बढ़ पाएंगे? सो आपको लगता है कि ये मंत्री बन पाएंगे? कहे जो नहीं लगता तो नहीं है। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उसके कुछ ही महीने बाद जो आंदोलन पकड़ी, आंदोलन के बाद पंचायत व्यवस्था चरमरा गई, और चरमराने के बाद महेंद्र नारायण निधि मंत्री पद पर विराजमान हो गए। तो महेंद्र नारायण निधि एक जबरदस्त चेहरा था मधेश का, और मधेश का नहीं, उस समय नेपाली कांग्रेस का चेहरा था। और लोग जब तक निधि जी से नहीं मिलते थे तब तक वो कोई पक्की जानकारी उनको मिल नहीं पाती थी। और उस महेंद्र नारायण निधि का बेटा बिमलेंद्र निधि जब राजनीति में प्रवेश किए, राजनीति में प्रवेश तो वही उनको विद्यार्थी लाइफ से ही हो गया। उसी विद्यार्थी लाइफ में जब ये आगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते बीपी कोइराला ने एक बार मूल्यांकन जरूर किया। बीपी कोइराला ने इनको नेवी संघ का अध्यक्ष में, कार्यकारी अध्यक्ष या ऐसे ही, लेकिन वह प्रमुख पद पर ही इनको मनोनीत कर दिया। तो यही चीज जब खबर मैंने पटना में भद्रकाली मिश्र को दी तो भद्रकाली मिश्र का पहला क्वेश्चन था कि निधि जी का बेटा को ये नेवी संघ का अध्यक्ष बना दिया है। तो हम लोग कहें जो जी बना दिया है। तो बीपी इतना विश्वास कर लिए, तो उस समय तो था ही। तो बीपी को इसीलिए महामानव कहा जाता था, और वो महामानव वो समझते थे कि ये मधेश का ही नहीं, ये नेपाल का लीडर है।
और ये भविष्य का लीडर है। यही समझकर बीपी कोइराला ने विमलेंद्र निधि को नेवी संघ का अध्यक्ष बनाया। बाद में इन्होंने नेवी संघ का भी नेतृत्व किया, तरुण दल, ये सभी होते होते राजनीति में प्रवेश की। राजनीति में प्रवेश करने के बाद यह विमलेंद्र निधि हार का भी सामना किए हैं और जीत का भी सामना किए हैं। दरअसल अगर पूछा जाए तो शेर बहादुर देउबा जी आज जिस पद पर हैं, चाहे जिस स्थिति में है, वहाँ पर पहुँचाने में श्री विमलेंद्र निधि का बहुत बड़ा योगदान है। विमलेंद्र निधि अगर चाहते तो मधेश में एक पार्टी खोलकर एक पार्टी का नेतृत्व कर सकते थे, एक पार्टी का नेता बन सकते थे और वो जीत सकते थे कहीं से भी। लेकिन उसने मधेशवादी को नहीं चुना, उसने नेपाली कांग्रेस को चुना। और संभवतः शायद आज पूरे नेपाल में तराई का एक सिंगल पर्सनालिटी है विमलेंद्र निधि, जो आज इस लेवल में पहुंचा है कि वह सभापति का उम्मीदवारी दिया है। यह मधेश के लिए नहीं, विमलेंद्र निधि ने मधेश कभी नहीं किया है। हाँ, मधेशी को मानते हैं वो, यहाँ तक कि विमलेंद्र निधि ने मधेशवाद को नेपालवाद में परिणत कर दिया है और वो नेपालवाद का राष्ट्रीय नेता होने का एक तगमा उनको मिल चुका है। इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, ये नेपाली कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं। तो वह विमलेंद्र निधि जब कई बार मंत्री हुए और शेर बहादुर जी के विश्वास पात्र व्यक्ति थे, पिछले ही महाधिवेशन में 13वें महाधिवेशन में शेर बहादुर देउबा जी खुद बोल चुके हैं कि 14वें महाधिवेशन में विमलेंद्र निधि सभापति होंगे। अब ये 14वां महाधिवेशन आ गया है, लेकिन स्थिति देखिए कि शेर बहादुर जी फिर से कहते हैं कि एक बार हमको जिता दीजिए, यानी कि फिर वो कह देंगे कि 15वें महाधिवेशन में विमलेंद्र निधि बनेंगे। लेकिन यह पद का लोभ ऐसा होता है जो छोड़ता नहीं है व्यक्ति को। लेकिन शेर बहादुर जी अब विमलेंद्र निधि को मानने को तैयार नहीं है। संजोग बस जो शेर बहादुर जी एक बार बोल चुके थे विमलेंद्र निधि को कि यह सभापति बनेंगे, उसी चीज को लेकर विमलेंद्र निधि ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। अब आज कई तरह की बात उठ रही है। शेर बहादुर जी मानने को तैयार नहीं है, ये पद छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि अभी वो 5वीं बार प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन वो नेपाली कांग्रेस के सभापति का पद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो विमलेंद्र निधि ऐसा कैंडिडेट है अभी जिसके समक्ष पूरा मधेश तराई सब एक है। तो वह विमलेंद्र निधि जिसका योगदान अगर मापा जाए, उसका मेजर किया जाए, तो नेपाली कांग्रेस में और किसी के योगदान से कम नहीं है। और नेपाली कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो वह विमलेंद्र निधि का मूल्यांकन करे। विमलेंद्र निधि को लाने से एक बार यह तो जरूर होगा, पूरे मधेश में यह तो फैल जाएगा कि भाई मधेश के प्रति जो लोगों की दूसरी नज़र है, खास करके पहाड़ वासियों की, उसमें उदारता आ गई है। उन्होंने एक व्यक्तित्व को, एक विमलेंद्र निधि के कर्म को मान्यता दिया है और इस अनुसार विमलेंद्र निधि आगे आएगी। हाँ, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बीपी कोइराला के सुपुत्र हैं, गणेश मान जी के सुपुत्र हैं। ये लोग तो महान व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके पिताजी महान थे, ये भी महान है। विमलेंद्र निधि के साथ क्या है कि इनके पिताजी महान होते हुए भी एक मधेसी थे, मधेश का थे, और उनके साथ जो हुआ, जो वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो लोगों के नज़र में ये बात कहीं ना कहीं जरूर है कि महनाय निधि को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो आज क्या विमलेंद्र निधि को सभापति बनने दिया जाएगा, जो कि
किसी कैंडिडेट से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो चाहिए बीपी पुत्र और गणेश मान पुत्र को कि वो अपनी उदारता, एक महान पुत्र होने का उदारता दिखाए, और एक जो जमीन से आया है, जो इतना त्याग करके आया है, उसकी मान्यता दे और उसको सभापति के लिए समर्थन करे। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शेर बहादुर देउबा जी को कन्विंस किया जाए कि देउबा जी अभी आप अब छोड़ दीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं और एक बार आप अपनी महानता दिखाइए, आप उदारता दिखाइए कि एक बार विमलेंद्र निधि को बनने दीजिए। विमलेंद्र निधि के लिए समय यही है और यह समय बहुत ही उपयुक्त है। उन्होंने बहुत चुनकर, सोच समझकर यह समय चुना है। अब इसमें अगर शेर बहादुर जी नहीं मानते हैं तो अब इस पर तो उन्हीं के पार्टी के कई लोग बोल रहे हैं। वो कल ही सुने थे, इनका दाहाल जी का, पुरुषोत्तम दाहाल जी एक अंतर्वार्ता में बोले कि जब शेर बहादुर जी बोल चुके हैं तो शेर बहादुर जी को तो चाहिए कि विमलेंद्र निधि को छोड़ दे। क्या जिंदगी भर वो लड़ते रहेंगे और लोग उनको छोड़ता रहेगा? तो इस तरह के सभी तराई में भी और पहाड़ में भी माहौल बन रहा है विमलेंद्र निधि के लिए। और विमलेंद्र निधि ने यह एक अच्छा अवसर चुना है जिस अवसर को वो भजा सकता है। और अभी देखिएगा विमलेंद्र निधि का चुनाव प्रचार, तो हमेशा उसके चुनाव प्रचार में सुनकर आपको दया लगेगा कि वह नेपाली कांग्रेस को कैसे ऊपर लावे। जो नेपाली कांग्रेस तो अभी खत्म हो चुकी है, उसका तो जड़ ही नहीं है अब वहां, तो उसको कैसे आगे लावे, केवल यही बात करता है वो, और कुछ बात नहीं करता है। कैसे उसका रुख चिन्ह विजयी हो, उसकी बात करता है, और जरूरी भी वही है। और लोग अपना उम्मीदवारी का कर रहे हैं और ये बार बार यही चीज कर रहे हैं, जो गांव स्तर में, जिला स्तर में किस तरह कांग्रेस मजबूत हो और किस तरह से उसका, कांग्रेस का जो समाजवाद है, कांग्रेस की जो नीति है, उस पर कामयाबी पाया जाए और उसको विश्व भर में दिखाया जाए। उसने तो कह दिया कि हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है वो बगल में पड़ोसी का भी नहीं है, विश्व में किसी का नहीं है, और हम यही चीज विश्व को दिखाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं विमलेंद्र निधि का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेरी उनसे मुलाकात जब वो गृह मंत्री थे तभी हुई थी, उसके बाद मेरी भेंट भी नहीं है। लेकिन अभी समय का जो तकाजा है और समय का जो डिमांड है कि विमलेंद्र निधि को अगर नहीं दिया जाता है तो फिर नेपाली कांग्रेस का क्या होगा। विमलेंद्र निधि के लिए तो यह अवसर बहुत सही था कि उसने, अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो उनको सभी वायदे पूरा करने होंगे। नहीं जीतते हैं, कथा कदाचित ये चुनाव हार जाते हैं, तब भी इनके लिए यही अवसर सही था कि इनका व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व कायम होगा सभापति का चुनाव लड़ने से। चूंकि मधेश में तो और मधेश पार्टी इनको मान्यता देगी नहीं, तो मधेश पार्टी जो है, मधेश का नेतृत्व कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो नेपाली कांग्रेस का ही नेतृत्व। तो नेपाली कांग्रेस के मधेसी हो चाहे पहाड़ के लोग हो, वो तो समझेंगे कि इसके साथ अन्याय हुआ है और ये अभी परफेक्ट कैंडिडेट में है। चूंकि ये तराई में जा नहीं सकते हैं, अगर हार जाते हैं ये तो सभी मधेश पार्टी को भी एक मुद्दा मिल जाएगा, वो लोग तो राजनीति करने लगेंगे। जो नेपाली कांग्रेस, किस नेपाली कांग्रेस की बात कर रहे हो? वही नेपाली कांग्रेस जो एक ठो मधेसी जब सभापति के लिए चुनाव लड़ा तो उसको हरा दिया। तो नेपाली कांग्रेस क्या चाहती है? क्या नेपाली कांग्रेस विमलेंद्र निधि को न्याय दिला पाएगी? क्या न्याय है नेपाली कांग्रेस में? तो इसमें एक बार रामचंद्र पौडेल हो चाहे जो लोग हों, उनको सोचना पड़ेगा कि विमलेंद्र निधि इतना तगड़ा कैंडिडेट है, उनके लिए तो यही है कि उम्मीदवारी
विमलेंद्र निधि अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, मैंने विमलेंद्र निधि जो चुनाव मैदान में कूद गए हैं उनके बारे में आज आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं विदा होता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।